लव नेक्स्ट डोर के 8 एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्योंगो रयू को अपने दिल की बातें बता देता है, लेकिन रयू उसे कोई भी रिएक्ट ना करते हुए अपने काम को कंटिन्यू करने लगती है, जहाँ पे उसका हाथ गर्म कुकर से जल जाता है। ये देखकर स्योंगो उसके पास जाता है और उसके हाथों को ठंडे पानी से धोने लगता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। रयू उससे मना कर देती है और कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म क्यों है। स्योंगो कहता है कि मेरी बॉडी ऐसे ही है। रयू से कहती है कि देखो तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह मत करो। तब स्योंगो उससे कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा परवाह है। ये देखकर रयू से पूछती है कि आखिर क्यों। तब वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लेकर मेरी फीलिंग जैसी भी थी मैंने उसके बारे में तुम्हें बता दिया है, लेकिन मैं तुम पे इस बात का प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि तुम इसके बारे में अभी जवाब दो। मुझे पता है कि तुम अभी एक रिलेशनशिप से बाहर आई हो, इसलिए तुम इस समय काफी ज्यादा परेशान हो। जब तुम ठीक हो जाना तब मेरा जवाब दे देना। अब आगे हम स्योंगो की मॉम को देखते हैं जो कि घर पे आने के बाद स्योंगो के दिए हुए गिफ्ट को देख रही होती हैं। बाद में हम स्योंगो के डैड को देखते हैं जो कि वापस एक काम पे चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख लिया था, इसलिए वो वापस आ गए थे। अब आगे हम रयू को देखते हैं जो कि पास्ट की बातों को याद कर रही होती है। यहाँ पे हम इन दोनों के बचपन को देखते हैं। यहाँ पे ये अकेली बैठी होती है, तभी स्योंगो उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच में पानी में नहीं तैरने वाली हो। क्यों कहती है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। स्योंगो से इसकी वजह पूछता है, तब वो कहती है कि जब भी मैं पानी के अंदर जाती हूँ मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई मुझे अंदर खींच रहा है। ये सुनकर स्योंगो अपने हाथ से उसके कान को कवर कर देता है और कहता है कि जिस तरीके से तुम्हें अभी सुनाई दे रहा है पानी के अंदर भी ऐसा ही कुछ सुनाई देता है। प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि रयू अपने कानों को कवर कर लेती है और कहती है कि मैं ही वो पहली इंसान थी जिसने तुम्हें पहले पसंद किया था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जिस तरीके से मैं बड़ी हुई मैं तुम्हारे बारे में भूलती गई और मैं अपनी फीलिंग को भी धीरे धीरे करके भूल गई, लेकिन अभी भी तुम्हारी फीलिंग मेरे दिल के अंदर है और मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इधर हम स्योंगो को देखते हैं जो कि अपने दिल की बातें बता देने के बाद काफी अजीब तरीके से हरकत कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, फिर दूसरे पल उसे ऐसा लगता है कि उसने अच्छा काम किया। वो कहता है कि जब चाकू बाहर निकल ही गई है तो उसे सब्जी काट लेनी ही चाहिए। जिस तरीके से वो मेरे दिमाग में पागलों की तरह हंगामा मचा रही थी मैंने अच्छा ही किया उसे अपनी फीलिंग्स बताकर। इसके बाद वो विंडो के पास जाता है और चेक करता है कि क्या रयू सो गई है। तब वो देखता है कि उसका विंडो तो बंद है, इसलिए ये भी कमरे के अंदर आ जाता है और जैसे ये कमरे के अंदर आता है रयू उधर अपने कमरे में जगी होती है, जिसे भी काफी टेंशन हो रही होती है, इसलिए ये भी अपने विंडो को ओपन करके चेक करती है कि क्या वो सो गया। बाद में वो उसके विंडो की तरफ एक पत्थर भी मारने वाली होती है, लेकिन फिर वो बीच में ही रुककर उसे छोड़ देती है। वेल इसी तरीके से ये दोनों रात में कई बार अपने विंडोज को ओपन करके देख रहे होते हैं कि क्या दूसरा पर्सन सो गया है, और ऐसे करते करते इनकी पूरी रात गुजर जाती है। जब स्योंगो सुबह में जगता है तब वो काफी ज्यादा थका महसूस कर रहा होता है। इसके बाद वो जब नीचे आता है तब अपनी मॉम को देखता है जो कि उसका दिया हुआ नेकलेस पहनी होती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि अगर आपको ये गिफ्ट पसंद आई तो अगली बार मैं इससे भी अच्छा गिफ्ट आपको दूंगा। तभी स्योंगो के डैड घर पे आ जाते हैं। डैड को देखकर स्योंगो उनसे कहता है कि चलो डैड हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन डैड इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को अवॉइड करना चाहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अब आगे हम रयू को देखते हैं। सुबह होने के बाद वो काफी ज्यादा डल महसूस कर रही होती है और अपने आप को आईने में देखते हुए कह रही होती है कि मुझे तो काफी ज्यादा डार्क सर्कल आ गए हैं, इस समय तो मुझसे अच्छा एक गॉब्लिन ही दिख सकता है। इतना कहने के बाद वो रेडी होकर बाहर आती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका भाई अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहता हूँ। ये सुनकर रयू से कहती है कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें एक अच्छी सी जॉब कर लेनी चाहिए, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम इन सारी चीजों से फेमस हो जाओगे। इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। मॉम उन दोनों की लड़ाई को शांत कराती हैं और बाद में उनका बेटा वहाँ से चला जाता है। फिर वो रयू से कहती हैं कि आज तुमने ये कौन सी ड्रेस पहन ली है और तुमने आज परफ्यूम भी लगाया है क्या। रयू अपनी मॉम की बातों को टालते हुए घर से बाहर आती है। जैसे ये घर से बाहर आती है स्योंगो भी अपने घर से बाहर आ जाता है और इन दोनों का आमना सामना हो जाता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड तो हो रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम कल रात अच्छे से सोए, और दोनों ही झूठ बोलते हैं कि हाँ दोनों ही अच्छे तरीके से सोए। जहाँ पे रयू कहती है कि हाँ मैं कल रात तो बहुत ही अच्छी तरीके से सोई। उधर स्योंगो भी कहता है कि हाँ मैं भी तो कल रात अच्छी तरीके से सोया, मैं आंख बंद किया और सुबह हो गई। फिर रयू उसे कहती है कि जो कुछ भी तुमने कल रात को कहा क्या मैं उसका जवाब देने में जितना टाइम चाहे उतना टाइम ले सकती हूँ। स्योंगो से कहता है कि हाँ ठीक है तुम टाइम ले सकती हो। फिर रयू से पूछते है कि क्या इस चीज का एक्सपायरी डेट है। स्योंगो से कहता है कि हाँ इसका भी एक्सपायरी डेट है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारा इंतजार करते रहूं और तुम पूरी जिंदगी इसका आंसर ना दो, तो इसलिए इसका भी एक्सपायरी डेट है। रयू कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का जवाब देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम मिल सकता है। अब ये दोनों टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए ये दोनों कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद कोई
कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट से पहले अपना कन्फेशन देना होगा, इसलिए एक अच्छी डेट के साथ यहाँ पे ये प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होते हैं। रियो तो एक पल के बाद सियोंगो को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है और फिर जब उसे रियलाइज होता है तब वो उसे वहीं पे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। सियोंगो को भी कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो रियो नहीं है। तब यहाँ पे शॉप की वर्कर आ जाती है और कहते हैं कि सर, आप जिस तरीके से सामान को इधर उधर कर रहे हो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाकर इन सारी चीजों का अरेंज किया है। ये सुनकर सियोंगो सॉरी बोलता है और बदले में कुछ सामान को खरीद कर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी सारी चीजों को अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करता है। यहाँ पे 9 एक जूस के बॉक्स को लेती है और कहती है कि थैंक यू, ये मेरा फेवरेट था, तुम मेरे लिए ये लाए हो। सियोंगो उसे देखता है, फिर वो जूस के पैकेट को ले लेता है और कहता है कि ये मेरा फेवरेट है, और इतना कहने के बाद वो स्माइल करते हुए यहाँ से चला जाता है। 9 तो उसे इस तरीके से स्माइल करते हुए देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इधर हम डैनो को देखते हैं जो कि अपने कॉलीग के साथ होता है, जहाँ पे वो अपनी स्टोरी दिखा रहा होता है। वो इसकी स्टोरी को पढ़कर कहती है कि क्या तुम सच में इस जॉब को पर्सनली करना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं इस जॉब को पर्सनली करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये जॉब जो है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। अब इसके बाद वो इस जॉब को पाने के लिए मोइन के पास जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह सेम जॉब करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उसे समझाने लगती है कि देखो, ये इजी जॉब नहीं है, यहाँ पे काफी हैवी सामान भी उठाना पड़ता है और तुम एम्बुलेंस में सफर नहीं कर सकते हो। अब इसकी गलतफहमी दूर करने के लिए ये यहाँ पे पुशअप करने लगता है और दिखाने लगता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसे इस तरीके से वर्कआउट करते हुए देख मोइन उसे रोक देती है और कहती है कि ठीक है, तुम हमारे बॉस से मिल सकते हो। इसके बाद डैनो उसके बॉस से मिलता है और अपने बारे में बताता है। बॉस उसके साथ काम करने के लिए मान जाते हैं और फिर वो मोइन के साथ उसे काम करने के लिए भेज देते हैं। मोइन उसे अपने साथ काम करने के लिए ले जाती है और कहती है कि कितना ज्यादा मिलनसार पर्सन है। अब नेक्स्ट सीन में हम रियो के मॉम को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड सब के साथ बैठकर ड्रामा देख रही होती हैं। तभी रियो का एक्स इनके पास मैसेज करता है और मिलने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। इधर वो कॉफी शॉप में बैठकर अपनी पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों किस तरीके से मिले थे। रियो अब्रॉड में थी और अपने काम से रिलेटेड किसी से बात कर रही होती है, जहाँ पे बातें करते करते उसकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसलिए पास में उसका एक्स भी बैठा होता है जो कि उसकी बातें सुनकर उसे चार्जर ऑफर करता है। ये सुनकर वो उसके पास जाती है और उसके चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है। रियो का एक्स यही सारी बातें सोच रहा होता है। तभी उसके पास रियो की मॉम आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, तुम दोनों की गलतफहमियां कैसे स्टार्ट हुई, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया, एंगेजमेंट कैसे टूट गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो गई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। तब वो उसे कहता है कि मैं अभी भी उसे प्यार करता हूँ। वेल, ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी रियो के डैड पास ही से जा रहे होते हैं जो कि इन दोनों को बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब आगे हम रियो को देखते हैं जो कि कुकिंग क्लास पे अपना काम कर रही होती है। तभी सियोंगो उसके पास उसी जूस के पैकेट को भेजता है और कहता है कि तुम्हारे पास इसी डेट तक रिप्लाई देने का समय है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जवाब देने में सिर्फ और सिर्फ 11 ही दिन थे। ये देखकर वो चीखती है, जिस वजह से सारे लोग इसी की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे हम रियो के डैड को देखते हैं जो कि घर पे काफी ज्यादा गुस्से में बैठे होते हैं। तभी उनकी वाइफ उनके पास आती है। वो अपनी वाइफ को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कहाँ से आ रही हो। मॉम बताती है कि मैं उसके एक्स से मिलने के लिए गई थी क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो अब भी हमारी बेटी को पसंद करता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी उसके साथ यूएसए चली जाए और अच्छी लाइफ स्पेंड करे। ये सुनकर तो डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपनी बेटी को बेचना चाहती हो, तुम इस तरीके से उसे उसके साथ कैसे भेज सकती हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरी ही तरह गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारे। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और अपने घर से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं वो सियोंगो की डैड को देखते हैं। इन दोनों की कंडीशन इस समय बुरी ही होती है, इसलिए ये दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पे ये दोनों अपनी फैमिली के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। आगे हम रियो की मॉम को देख रहे होते हैं जो कि बर्तन वॉश कर रही होती है। तभी उनका बेटा उनके पास आता है और काम में हेल्प करने लगता है। ये देखकर उसकी मॉम से पूछते हैं कि तुम इस तरीके से मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से आपके साथ काम करूँ और साथ ही पैसों की भी बातें कर लूँ। इसके बाद वो सोशल मीडिया के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि पहले हम पैसों से फॉलोअर्स खरीद लेंगे, बाद में हम फॉलोअर्स से फेमस होकर पैसे कमा लेंगे। जो कि ये बात रियो भी सुन लेती है और सुनते ही अपने भाई को पीटना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि क्या तुम अभी अपने मॉम से ही पैसे मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें काम करना चाहिए। ये सुनकर वो भी उसे कहता है कि तुम भी तो काम नहीं करती हो ना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम सियोंगो को देखते हैं जो कि रियो के पास मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब बस 10 दिन बचे हैं, और साथ ही वो एक इमोजी भी सेंड करता है, जिसे जब रियो देखती है तब स्माइल करने लगती है और कहती है कि वो कभी भी इस तरीके से इमोजी नहीं भेजता था। तभी यहाँ पे इसका एक्स आ जाता है और कहता है कि तुम खुश लग रही हो। इधर सियोंगो के पास ताई भी आ जाता ही है और ये दोनों काम से सिलसिले में यहाँ से साथ में चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका एक्स इसे कॉफी पीने के लिए देता है और कहता है कि मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। फ्लैशबैक में हमें इनकी स्टोरी दिखाई जाती है कि ये दोनों किस तरीके से मिले थे। जब इसके एक्स ने अपना चार्जर देकर इसकी हेल्प की थी, जिसे ये अच्छा लगा था। बाद में रियो उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी सियोंगो को भूख लग जाता है, जो कि इसका एक्स नोटिस कर लेता है और बाद में वो उसे साथ में खाने के लिए कहता है। वो कहती है कि ठीक है, और इसके बाद वो अपनी चीजों को रख रही होती है। इतनी ही देर में वो कॉफी लाकर उसे दे देता है और कहता है कि इसे पी लो। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो
उसके हाथ में कॉफी देता है और कहता है कि मैं सारी चीजें फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों अपनी मीटिंग से बाहर आते हैं। तब सियोंगो तेई से अपने कन्फेशन के बारे में बता देता है और कहता है कि पता नहीं अब आगे चल के क्या होगा। तब तेई उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और दूसरी तब तुम मुझे परेशान कर रही हो। तेई कहती है कि जिस तरीके से तुम मुझे छोड़ रहे हो वो भी तुम्हें छोड़ ही सकती है, क्योंकि उसका एक्स देखने में तुमसे ज्यादा हॉट है और वो दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं। सियोंगो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तेई उसे कहती है कि जिस तरीके से तुमने मुझे छोड़ा कोई तुम्हें भी छोड़ सकता है। इसी तरीके से वो उसके साथ मस्ती करते हुए यहाँ से चली जाती है। तभी सियोंगो के पास रियू का भाई मैसेज करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। इधर हम रियू की मॉम को देखते हैं जो कि पैसा निकालने के बाद बाहर आती है। तभी वो रियू को कुछ लोगों के साथ जाते हुए देखती है। ये देखकर वो रियू को आवाज लगाती है, लेकिन रियू उनका आवाज सुन नहीं पाती है। तब वो पीछे से आ रही औरत से पूछती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो औरत बता देती है कि यहाँ पे खाना बनाना सिखाया जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर ये हैरान हो जाती है और अपने हस्बैंड के पास आकर रियू के बारे में सारी बातें बता देती है। आगे हम रियू को देखते हैं। जैसे वो घर पे आती है वो सामने सियोंगो को बैठा हुआ देखती है। तब उसे पूछती है कि तुम इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब सियोंगो से बताता है कि तुम्हारे भाई ने किसी प्रपोजल के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। अब ये सुनकर तो ये गुस्सा हो जाती है। तभी इसके पेरेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बातें कर ही रही होती है। तभी उसकी मॉम उसके हाथ से बैग लेकर उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर वो कहती है कि मैं कुकिंग क्लास कर रही हूँ, ये उसी की चीज है। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से मैं तुम्हें सोच रहा था और समझ रहा था, जिस तरीके से तुम ब्रिलियंट लग रही थी, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने यूएसए में जाकर इतनी बड़ी जॉब की है और तुम यहाँ पे आकर ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। मॉम पूछती है कि आखिर तुम इन सारी चीजों के बारे में हमें कब बताने वाली थी। तब रियू कहती है कि मुझे बहुत ही जल्द इसकी सर्टिफिकेट मिलने वाली थी, उसके बाद मैं आप सभी को इसके बारे में बता देती। तब यहाँ पे रियू का भाई भी आ जाता है। अपने भाई को देखकर ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जिस तरीके से आप भाई को सपोर्ट करते हो, वो जो कुछ भी चाहे कर लेता है और जिसे भी चाहे बीच में छोड़ के चला जाता है, उसे तो आप कभी भी नहीं डरते हो, लेकिन आप मुझे इस तरीके से बातें क्यों सुना रहे हो। अब यहाँ पे इसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कुकिंग को एक शौक की तरह देखती हो तो तुम इसे कर सकती हो, लेकिन तुम अगर इसे करियर की तरह देखती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपनी जॉब को छोड़कर यहाँ पर आकर कुकिंग करो। आखिर तुम मुझे भी देख सकती हो कि एक इंसान कुकिंग करने के बाद कहाँ से कहाँ तक ही पहुँच सकता है, इसलिए मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर रियू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने घर से बाहर निकल जाती है। सियोंगो भी उसके पीछे पीछे आता है। तब रियू उसे अपने पीछे आने से मना करती है। तब सियोंगो उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक जगह पे ले जाता है और कहता है कि जब भी मेरा मूड खराब होता है मैं यहीं पे आ जाता हूँ। ये सुनकर रियू से कहती है कि तुम यहाँ पे किसके साथ आते हो, क्या तुम यहाँ पे तेई के साथ आते हो। तब सियोंगो मना कर देता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है। ये सुनकर रियू से कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में भी लड़ाई होती है, तुम्हारा अच्छा है, तुम अकेले बच्चे हो, इसलिए तुम्हें किसी के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता नहीं मेरा भाई कब बड़ा होगा। ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि अब तो तुम अपने डैड के शॉप पे जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकती हो ना, तो क्या तुम मेरे ऑफिस में आकर क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहोगी। पहले तो बहुत ही ज्यादा मना करती है। तब सियोंगो से समझाता है और कहता है कि इसमें मेरे कॉलिग्स भी नहीं है और तुम्हारे पास कोई और जगह भी नहीं है। तब रियू मान जाती है। बाद में सियोंगो से कहता है कि देख लो अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं। ये सुनकर रियू वहाँ से भागने लगती है और सियोंगो उसके पीछे भागने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मोइन और डैनो को देखते हैं। यहाँ पे मोइन उसे सारे काम को समझा देती है। बाद में ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से जाते हैं और फिर वो लोगों को रेस्क्यू करने के बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहाँ पे डैनो को भी चोट लगी होती है। मोइन उसे इलाज करने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो इलाज नहीं करता है। तभी यहाँ पे कुछ और लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है और फिर से ये काम पे चले जाते हैं। अब आगे हम सियोंगो को देखते हैं जो कि थिएटर में आया होता है किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे उससे दूसरा पर्सन पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो। सियोंगो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने एक दोस्त के साथ। काम खत्म करने के बाद सियोंगो रियू के पास कॉल करता है और कहता है कि इस समय ऑफिस खाली है, तुम इस समय जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हो। रियू भी ऑफिस के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई खड़ा होता है, इसलिए वो वहीं पे रुक जाती है। बाद में सियोंगो भी आता है और वो देखता है कि यहाँ पे रियू अपने एक्स के साथ खड़ी है। वो उससे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम इसका पीछा कर रहे हो, रुको मैं पुलिस के पास तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल लगा ही रहा होता है। तब वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आया हूँ। तभी ऊपर से कोशियो आवाज देता है और कहता है कि तुम ऊपर आ सकते हो। अब आगे हम रियू को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है। यहाँ पे ये बताता है कि मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बनवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स रिटायर होने के बाद यहाँ पे रहना चाहते हैं और मैं उन्हीं के लिए घर बनाना चाहता हूँ। कोशियो इसकी बातें सुन ही रहा होता है। तभी इसके पास एक कॉल आता है और इसे बताया जाता है कि आपकी बेटी ने कुछ खा लिया है, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। अब ये सुनकर वो काम को बीच में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। रियू का एक्स सियोंगो से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बातें सुन सकते हो कि मुझे किस तरीके से बिल्डिंग बनवानी है। तब सियोंगो से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। रियू का एक्स उसे कहता है कि मैं तो हमेशा ही रियू से तुम्हारी काफी ज्यादा बड़ाई सुनते आ रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरा काम कर ही नहीं रहे हो। ये सुनकर सियोंगो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बार बार रियू का नाम क्यों ले रहे हो, तुम्हारे बीच में तो सारी चीजें खत्म हो गई है ना। वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ये तो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। अब इसके बाद ये दोनों साथ में ही रियू के पास आ जाते हैं। सियोंगो तो एक्स को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद ये
दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। इनकी लड़ाई देखकर रियो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम शांति से वहाँ जाकर बैठ नहीं सकते हो, तुम दोनों मेरे काम में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, जिस वजह से मेरा काम अच्छी तरीके से हो नहीं रहा है। अब इसकी ये बातें सुनकर ये दोनों बैठ जाते हैं। रियो अपना काम खत्म करके इनके पास आती है, तब सियोंगो उसे खाने के लिए कैंडी देता है। जैसे वो उसे पकड़ने वाली होती है, उसका एक्स उसे छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी वैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन रियो उसे ले लेती है और खाने लगती है। बाद में सियोंगो से बताता है कि मैं इस पॉपकॉर्न को वहीं से लाया हूँ जहाँ से हम दोनों साथ में बैठ के मूवी देखा करते थे। बाद में ये दोनों सेम मूवी के एक ही डायलॉग को साथ में बोलते हैं और हंसने लगते हैं। इन दोनों को इस तरीके से हंसते हुए रियो का एक्स भी इन्हें इस तरीके से हंसते हुए देख रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मोएन को देखते हैं, जो कि अपने टीम के साथ काम को खत्म करने के बाद टीम डिनर कर रही होती है, जहाँ पे सारे लोग खाना खाते खाते डेट की बातों पे आ जाते हैं। जहाँ पे डैनो मोएन से पूछता है कि क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो, तब वो मना कर देती है। तब यहाँ पे एक कॉलीग ये बात करना स्टार्ट कर देता है कि मोएन एक पर्सन को देखा था जो कि रोड पे बहुत ही स्टाइल के साथ गाड़ी को हटा रहा था और हमने एक पेशेंट को सही सलामत हॉस्पिटल लेकर चले गए थे उस पर्सन की वजह से, जिस वजह से मोएन उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। अब इसकी ये बातें सुनकर तो इन दोनों को ही थोड़ा अजीब लग रहा था। अब इधर हम रियो को देखते हैं, जो कि अपना खाना कंप्लीट करने के बाद इन दोनों को खाने के लिए देती है। ये दोनों ही खाने को टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रियो की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो वहीं पे बैठ जाती है क्योंकि इसके पेट में बहुत ही तेजी से दर्द हो रहा होता है। सियोंगो उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए तुम्हें। रियो अपने एक्स का नाम लेती है और कहती है कि तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, और बाद में ये दोनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं। सियोंगो उन्हें इस तरीके से जाते हुए देख रहा होता है। हॉस्पिटल में आने के बाद रियो को एग्जामिन किया जाता है और रिपोर्ट्स बाहर आती हैं। रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जब रियो यूएसए में थी तब उसका वहाँ पे सेकेंड स्टेज के कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। इसी सीन पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।